नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 21 किस्तें सुन चुके हैं। अब 22वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना कि पिछली किस्त में सलीम किस तरह कर्नल जोशी को कैफरी किरदार तक पहुंचाता है। अब अगली किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अपनी तरबियत के बाद उन्होंने यूं तो मुश्किल 5-7 रोज़ ही भारत में गुजारे थे, लेकिन इन 5-7 दिनों में उन्हें कई जन्मों के मज़े मिल गए थे। मेजर शर्मा उनके लिए रोज़ाना नए से नया माल सप्लाई करता था। इस दरमियान वो मुसलसल शराब और शबाब के नशे में मस्त रहे थे और राह ने उन्हें ऐशो निशात की वो मंजिलें सर करवा दी थीं कि अब उनका राह के शिकंजे से बच निकलना नामुमकिन हो चुका था। अब वो ऐसे मज़े लेने के लिए बार बार राह के घिनौने जाल में फंसने को तैयार थे। आज जब वो अपने घरों को वापस लौट रहे थे तो अपनी दाश्ताओं से, जो दरअसल राह की तरबीज याफ्ता फाशाएं थी, ये वादा करके जा रहे थे कि अपना मिशन मुकम्मल करते ही वो दोबारा उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। इन फाशाओं ने भी उन्हें अपनी तरबियत के मुताबिक खासे टिस्वे, बहाने और बहुत से वादे लेने के बाद ही रुखसत किया था। पांचों अपने कायद फयाज की सरकर्दगी में गुज़िश्ता शराब और शबाब के खुमार में डूबे दिल्ली से रुखसत हो रहे थे। ट्रेन ने उन्हें अमृतसर उतार दिया था, जहां से उन्हें अपने मुल्क में जाना था। उन्हें बताया गया था कि ज़रूरत का सामान उन्हें कहां से हासिल करना है और टारगेट भी दिए जा चुके थे। मेजर शर्मा ने रवानगी से पहले एक मरतबा फिर बतौर एहतियात उनके सामान की तलाशी लेकर इस बात का इत्मीनान कर लिया था कि उनके पास कोई मुश्तबा चीज़ नहीं है। राह ने ही उन्हें खरीदारी के लिए अच्छी खासी रकम भी दी थी और अब वो मामूल के फेरे बाजों की तरह अपने साथ अच्छा खासा सामान लेकर जा रहे थे, ताकि दूसरी तरफ यही समझा जाए कि वो आम किस्म के नौजवान हैं जिनका आना जाना सरहद के आर पार लगा रहता है। ये लोग कुछ माल इधर से उधर ले जाकर फरोख्त कर देते थे और कुछ इधर से उधर लाकर फरोख्त कर देते थे। इस तरह इनका धंधा दोनों तरफ के कस्टम अफसरान को दे दिलाकर जारी था। इनके लिए इस तरह आना जाना कोई पहली मर्तबा तो नहीं था कि वो कोई झिझक महसूस करते। वो इससे पहले भी मुतअद्दिद मर्तबा भारत जा चुके थे। इनमें से हर नौजवान ने 3-3 पासपोर्ट मुख्तलिफ नामों से बनवा रखे थे और हर दफा नया पासपोर्ट दिखाकर वीजा ले लिया करते थे। ट्रेन में भी वो तमाम रास्ता बदमस्तियां करते आए थे। उन्हें रुखसत करने के लिए दिल्ली से राह का एक अफीसर बतौर खास सरहद तक उनके साथ आया था, ताकि भारत कस्टम का अमला उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा न करे, जबकि दूसरी तरफ का बंदोबस्त उन्होंने पहले ही से कर रखा था। राह का अफसर उन्हें भारतीय सरहद पर रुखसत करके वापस चला गया। इस ट्रेन को अब पाकिस्तान जाना था। इन पांचों गधों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इस डब्बे में मौजूद दीगर पाकिस्तानियों में एक नौजवान ऐसा भी था जो बड़े गौर से दिल्ली से यहाँ तक उनकी सरगर्मियों का जायजा लेता आया था और जिसने इस दरमियान इनसे मुलाकात करने वाले एक एक शख्स का हुलिया तक अपनी छोटी सी नोटबुक में दर्ज कर लिया था। ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी और वो पांचों बड़े इत्मीनान से अपना माल समेट रहे थे। बाकी मुसाफिरों को धक्के मारते वो सबसे पहले बाहर आए थे। इनके बाद बाहर आने वाला ही वही नौजवान था जो अब तक उनके साथ यहाँ आया था। उसने बाहर आने के बाद डब्बे के दरवाजे के सामने शलवार कमीज में मलबूस एक लंबे तिरंगे नौजवान को उनकी निशानदेही करवाने के बाद मखसूस इशारा किया तो उसने गर्दन हिलाकर उसकी बात समझने की यकीन दहानी करवाई और उनके ताक़ुब में चल दिया। ये इंस्पेक्टर अशरफ था, जिसे पहले ही से सारा मंसूबा समझा दिया गया था। उसे इल्म था कि इन पांचों का सरगना कौन है, कितना माल है। उसने अचानक ही फयाज के कानों में चलते चलते उसके नजदीक पहुंचकर सरगोशी की, यार थोड़े से पान और कुछ घर वालों के लिए कपड़े वगैरह हैं और हमारे पास क्या होगा। फयाज ने बात समझते हुए कहा, कितने आदमी हो? अशरफ ने दूसरा सवाल किया। 5। फयाज ने जवाब दिया। 5000 दोगे सारे माल का? इंस्पेक्टर अशरफ ने बड़े प्रोफेशनल लहजे में कहा। क्या मतलब? नहीं यार, हम गरीब आदमी हैं। फयाज ने मक्कारी दिखाई। ठीक है, आज बड़े अफसरों ने छापा मारा है, दोगुनी रकम भी दोगे और सारा सामान भी दोगे तब जाकर जान छूटेगी। इंस्पेक्टर अशरफ ने उसे बावर करवाया। दोनों के दरमियान 3-4 मजीद फिक्रों का तबादला हुआ और 4000 पर सौदा तय पा गया। मेरे पीछे आ जाओ। अशरफ ने उन्हें इशारा किया और पांचों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके ताक़ुब में चल दिए। उन्होंने अपनी दांत में बड़ा मार्का मारा और बड़ा सस्ता सौदा किया था, क्योंकि कस्टम वाले के हत्थे चढ़ जाते तो 10,000 से कम में जान नहीं छूटती थी। इंस्पेक्टर अशरफ के ताक़ुब में वो कस्टम लाइन अबूर कर गए और अब स्टेशन से बाहर आ रहे थे। ऐन उन लम्हात में जब वो फयाज से 4000 रुपया वसूल कर रहा था, अचानक इन पर कयामत टूट पड़ी। 10-12 सफेद पोशों ने उन्हें पकड़ लिया। रिश्वत ले रहा था। उन्होंने इंस्पेक्टर को घूर कर कहा, जनाब हम बेकसूर हैं, ये ख्वामुखा हमें तंग कर रहा था। फयाज ने अपनी दांत में होशियारी दिखाई और उनके अफसर को मुखातिब करके कहा,
तुम बेफिक्र हो जाओ, हमें ऐसे राशि अफसरों से निपटना आता है। उसी नौजवान अफसर ने अशरफ को काबू करते हुए कहा, आप लोग हमारे साथ आए, हम आपका सिर्फ बयान लिखेंगे ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर सकें। इस ऑफिसर ने फयाज को मुखातब किया। फयाज ने अपने साथियों के चेहरों पर घबराहट देखी तो आंख दबाकर उन्हें नॉर्मल रहने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी जीप में अपने सामान समेत अपनी दास्त में इंस्पेक्टर अशरफ के खिलाफ बयान दर्ज करवाने जा रहे थे। इस सफर का इख्तिताम खुदा खुदा करके हुआ था। इन लोगों को जीप में बैठे तकरीबन पौन घंटा हो गया था। जीप जब छावनी के इलाके में मौजूद एक कोठी में दाखिल हुई, जिसके मेन गेट को अंदर से बड़ा सा ताला लगाकर बंद किया गया था, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों पर बिजली के तार लगाए गए थे। जीप अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद हो गया। आप लोग हमें कहाँ ले आए? फयाज के साथियों में से एक ने घबरा कर कहा। उन्हें अब उलझन के साथ साथ घबराहट भी होने लगी थी। चुपचाप बैठो, खबरदार अगर किसी ने एक लफ्ज भी जुबान से कहा। उसी नौजवान अफीसर ने जो उन्हें यहाँ बयान दिलाने लाया था, उन्हें इस बुरी तरह डांटा कि उनमें से 2-3 की तो घिघी बन गई। नीचे उतरो, अगला हुक्म मौसूल हुआ। जीप से बाहर उनका इस्तकबाल करने के लिए पहले से 15-20 जवान मौजूद थे। जैसे ही वो बाहर निकले, सब उन पर पल पड़े। इससे पहले कि फयाज और उसके साथियों को सूरत हाल की कुछ समझ आती, उन्होंने पांचों को मार मार कर अदमुआ कर दिया। फिर वो नीम बेहोश फयाज के साथियों को घसीटते हुए मुख्तलिफ कोठड़ियों की तरफ ले गए, जबकि फयाज को 2 जवानों ने बाजुओं से पकड़ा और डंडा डोली करते एक बड़े हाल कमरे में ले गए, जहां एक फौजी अफसर मेज कुर्सी सजाए बैठा था। वेलकम वेलकम। उसने फयाज को देख कर ताली बजाई। इसे पानी पिलाओ। उसने अपने जवानों को अगला हुक्म दिया, जिन्होंने दूसरे कोने में रखे एक जग और गिलास से उसे पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद फयाज के औसान कदरे बहाल हुए तो उसे सूरत हाल की संगीनी का इदराक हो गया था। अभी तक वो यही समझ रहा था कि उसे ये लोग शायद शक में पकड़ कर ले आए हैं, लेकिन होशो हवास कायम होने पर फौजी अफीसर ने उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर लहराई और दूसरे इलम फयाज समझ गया कि वो सब लोग बुरी तरह काबू आ चुके हैं। ये इन तस्वीरों में से एक थी जो उन्होंने दिल्ली में अपने होटल के कमरे में इंस्पेक्टर सुदर्शना और उसके बॉयफ्रेंड राजकुमार जी को दिखाई थी। शायद इन्होंने मौका पाकर वहां से खिसका ली होगी। इसका मतलब है कि इंस्पेक्टर सुदर्शना पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है। उनकी इंस्ट्रक्टर रा की इंस्पेक्टर सुदर्शना पाकिस्तानी एजेंट है, जिसने इन्हें तकरीब कारी की तरबियत देकर यहाँ भेजा है। उसे आसमान घूमता दिखाई दे रहा था। फिर फौजी अफसर की आवाज किसी कुएं से आती सुनाई दी। मेजर शर्मा भी हमारा ही आदमी है। इंस्पेक्टर सुदर्शना की तो बात ही छोड़ो, हमने उन्हें तुम्हारे लिए ही वहां छोड़ रखा है। अब मुझे फौरन फैसला करके बता दो कि सारी जिंदगी जेल में सड़ने का इरादा है या सच से बताओगे? इस बात का तो तुमने अंदाजा कर ही लिया होगा कि हमसे कुछ छुपा नहीं है। मगर मुझे कुछ उसका फिक्रा नामुकम्मल ही था कि उसके साथ ही उसकी धुनाई शुरू हो गई। वो चीख चीख कर सब कुछ बताने का ऐलान करता रहा, लेकिन ये लोग तो जैसे बहरे हो गए थे। उन्होंने मार मार कर फयाज का भरकस निकाल दिया। इससे पहले कि इस पर बेहोशी तारी हो जाए, दोबारा उसे पानी पिलाया गया, जिसके बाद फिर वो फौजी अफसर इससे मुखातिब हुआ। जहां तुम्हारी जुबान जरा सी फिसली, तुम्हारे साथ यही सलूक होगा। हमारी तरफ से तुम मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, यूं भी तुम जैसे मादरे वतन का सौदा करने वाले वैश्यों को जीने का हक नहीं दिया जा सकता। ये लोग तुम्हें थोड़ी देर बाद एक कोठरी में बंद कर देंगे, जहां कागज कलम मौजूद है। अपने दिमाग पर जोर देकर हमें एक एक तफसील से आगाह कर दो, इसी में तुम्हारा भला है। वरना याद रखना, आज रात ही सरहद पार ले जाकर गोली मार देंगे। उसने आखिरी जुमला इस तरह अदा किया था कि फयाज को अपना दिल डूबने का एहसास होने लगा था। 3 रोज में इन लोगों ने 5 के अलग अलग बयान रिकॉर्ड कर लिए थे, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से करीबन 15 और नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। ये सब वो गुमराह नौजवान थे जिन्हें कर्नल जोशी और मेजर शर्मा के एजेंटों ने राह तक पहुंचाया था, और जो अब राह के तरबीती कैंप से फारिग होने के बाद मुख्तलिफ तकरीब कारियों में मसरूफ थे। इन नौजवानों की गिरफ्तारी ने राह की कमर तोड़ कर रख दी थी। इनका बिछाया सारा नेटवर्क खत्म हो चुका था और मुल्क में होने वाली तकरीबकारी के वाकयात का न सिर्फ सुराग लगाया गया था, बल्कि फिल वक्त मजीद तकरीबकारी के इम्कानात भी खत्म हो चुके थे। कर्नल जोशी की लाश अगले रोज बहुत बुरी हालत में मिली थी। उसका सारा बदन जलकर कमरे समेत कोयला बन चुका था। कमरे में मौजूद हर शय जलकर राख हो चुकी थी और 2 मुहाफिजों की लाशें अलग से पड़ी थी। इन मुहाफिजों की लाशें अगर वहां ना भी पाई जाती तो भी राह के पास इस बात के बेशुमार सबूत मौजूद थे कि कर्नल जोशी की मौत हादसाती नहीं बल्कि इसे कत्ल किया गया था। लेकिन सरकारी तौर पर इस कत्ल को तस्लीम नहीं किया गया। राह के हेडक्वार्टर की तरफ से अगले रोज अखबारात को एक बयान जारी किया गया
जिसमें कहा गया कि राह के एक होनहार ऑफिसर कर्नल भीम सिंह जोशी गुज़िश्ता रात अपने घर में अचानक आग लग जाने की वजह से जलकर हलाक हो गए। इस आग लगने की कोई वजह नहीं बताई गई थी। कर्नल जोशी जिस जगह भी कयाम करते थे अपने अहल खाना को खुद से अलग रखते थे, यही वजह थी कि इनके अहल खाना इस आग से महफूज रहे। कर्नल जोशी के साथियों को इल्म था कि इसके अलग रहने की वजह यह नहीं जो बताई गई, बल्कि उसकी अयाश तबीयत थी। उसे नई नई लड़कियों के साथ रातें गुजारने का जुनून था और राह की तरफ से अपने खसूसी अफसरान को जो खसूसी रायतें हासिल होती हैं, इनका फायदा उठाते हुए उसने कभी बुखल से काम नहीं लिया था। राह की तरफ से अपने खसूसी अफसरान को जो खसूसी रायतें हासिल होती हैं, इनका फायदा उठाते हुए उसने कभी बुखल से काम नहीं लिया था। उसके किरदार से मुतल्लिक बेशुमार रिपोर्ट्स मौजूद थीं, लेकिन इन रिपोर्ट्स पर हेडक्वार्टर ने कभी इसलिए नोटिस नहीं लिया था कि उसे कर्नल जोशी के काम से मुतल्लिक कभी कोई शिकायत पैदा नहीं हुई थी। कर्नल जोशी ने राह के कदम बड़ी मजबूती से पाकिस्तान में जमाए थे। उसे तकरीबकारी करवाने का जुनून था। ये उसके जुनून का नतीजा था कि आए दिन हमसाया मुल्क में वो कोई ना कोई धमाका करवाए रखता था। कर्नल जोशी की मौत से चंद रोज पहले उसे फोन पर जो धमकी दी गई थी, उसका इल्म भी उसके बहुत से साथियों को था। इस वक्त तो उन्होंने इस फिल्मी अंदाज की धमकी का कोई नोटिस नहीं लिया था, लेकिन अब उसकी मौत के बाद वो सब इस फिक्र में गलतान थे कि उनके तमाम ठिकाने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नज़र में आ चुके थे। कर्नल जोशी के असिस्टेंट मेजर शर्मा की तैयार करदा मौजूदा टीम सारी की सारी गिरफ्तार हो चुकी थी, जिसका मतलब यही था कि उनकी एजेंसी के अंदर दुश्मन के एजेंट घुस आए हैं। लेकिन वो लोग कौन है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कर्नल की मौत के असबाब जानने के लिए जो 5 मेंबरी खसूसी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें राह के 4 नुमाइंदों के अलावा CIB का एक अहम नुमाइंदा भी शामिल था, ने इस मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान इंटेलिजेंस को गर्दाना था और कहा था कि फिल्मी अंदाज की वो धमकी जो कर्नल जोशी को अपने फोन पर मौसूल हुई, सिर्फ फिल्मी धमकी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक लंबी प्लानिंग और नफ्सियाती हिकमत अमली कार फरमा थी। कर्नल जोशी की मौत का राह के अफसरान ने दिलोजान से शोक मनाया था, क्योंकि इसके मरने के बाद एक बड़ा ही मुश्किल मरहला उन्हें दरपेश था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कर्नल के बनाए हुए खेल को अब वो जारी भी रख सकेंगे या नहीं। अब उनके लिए ले देकर आखिरी उम्मीद कोई रह गई थी तो वो मेजर शर्मा था, जिसे कर्नल जोशी के मौत के बाद से उसकी खाली करदा कमान सौंप दी गई थी और अब शिकारपुर की तरबीती मरकज का वो मुकम्मल इंचार्ज बन चुका था।